इस वीडियो में हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल के बारे में। यह एक ऐसा सेल होता है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर आप एक डेनियल सेल को देख सकते हैं जो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। इस सेल को बनाने के लिए जिंक मेटल की रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबी हुई होती है और यह इस सेल का हाफ सेल होता है। इसे जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं और यह इस सेल का एनोड होता है। सिमिलरली कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराई जाती है जिससे यह एक हाफ सेल बनता है। इसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं और यह इस सेल का कैथोड होता है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाता है तो यह एक कंप्लीट सेल बन जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तथा इसके सीरीज में एक गैल्वेनीमीटर से जोड़ दिया जाता है। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक एटम ऑक्सीडाइज होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। यहाँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उपस्थित कॉपर आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है और जिससे कॉपर इलेक्ट्रोड की साइज बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है। यहाँ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में उपस्थित जिंक के टाइन पर जो चार्ज की मात्रा है उसे बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से एक सल्फेट आयन आता है और इससे मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है जिससे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बढ़ता है और इसी समय कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज में एंटर करता है जिससे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन घटता है। सो इस प्रकार एक्सटर्नल वायर में इलेक्ट्रॉन तथा इंटरनल सॉल्यूशन में एनायन के कारण चार्ज का फ्लो होता रहता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। इस प्रकार डेनियल सेल या कहे तो गैल्वेनिक सेल से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक डेनियल सेल का एक क्षमता होती है कि वह कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी को दे पाएगा और सेल की इसी क्षमता को हम सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स है इन पर जो भी पोटेंशियल होता है उन पोटेंशियल का डिफरेंस ही सेल का ईएमएफ या ई सेल कहलाता है। अब चूंकि एक चीज नोट करें कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड से यहाँ इन पर पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। सो ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इन दोनों इलेक्ट्रोड पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल इतना बस लेकर चलते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है और ये जो इलेक्ट्रोड से अपना अपना एक हाफ सेल बनाते हैं। सो ये जो सेल का ई सेल होता है हम इसे ईएमएफ या ई सेल कहते हैं। इसे लिखते हैं ई सेल इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू दिस हम इसे इस प्रकार लिखते हैं कि जो बनता है यह सेल डायग्राम के अनुसार लिखते हैं हम यह ई जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है राइट वाले पर तो पहले हम राइट वाले को लिखते हैं तो ई राइट माइनस जो भी पोटेंशियल जनरेट होता है लेफ्ट पर उसे हम लिखते हैं ई लेफ्ट लिखते हैं। या इस बात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ये जो हाफ सेल का ये जो ईएमएफ है दैट इज पहले हम इस कैथोड को लिखते हैं। ये एक
कैथोड को। उसके बाद हम जो लिखते हैं वो एनोड को लिखते हैं, माइनस ये एनोड। या हम इसे इस प्रकार भी लिखते हैं, यह जो हमारे पास होता है कॉपर की रोड, और यह होती है यह जिंक की रोड होती है। सो इसके अनुसार भी हम इसे लिख देते हैं ई सी यू माइनस ई जेड एन लिख देते हैं। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, यह इस सेल का जो ईएमएफ होता है, यह ई जो हाफ सेल बन रहा है, यह यहाँ से बन रहा है जेड एन टू प्लस, और ये जेड एन माइनस ई जो बन रहा है यहाँ से सी यू टू प्लस, यह सी यू। सो इस प्रकार से भी हम ये जो चारों मेथड है, चारों प्रकार से हम किसी सेल के डिनोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो सेल के लिए हमने लिखा है ई कैथोड या ई एनोड या ई सी यू माइनस ई जेड एन जो होता है ये जेड एन, इस चीज़ को कैलकुलेट स्टैंडर्ड तरीक़ों से होती है। हम इसके कैलकुलेट को करने का जो तरीका है उसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये जो हाफ सेल है, यह एक हाफ सेल होता है, यह एक हाफ सेल होता है, और यह भी हमने देखा था कि यह भी एक हाफ सेल होता है, यह एक हाफ सेल होता है। सो इन दोनों हाफ सेल पर जो रिएक्शन होता है उसे हम हाफ सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन या रेडॉक्स कपल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन जो एनोड पर होता है, सो यहाँ से लिखते हैं हमारे पास एनोड पर जो हाफ रिएक्शन होता है उस चीज़ को समझते हैं। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसमें से ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक में से क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। सो इस पर 2 प्लस होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। सो ये जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है वह एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है वो होता है कि जो कॉपर के जो आयन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। सो यहाँ से Cu2 प्लस है, यह इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गेन करता है, और यह Cu एटम में कन्वर्ट हो जाता है। और यह यहाँ पर जो होता है वो एक रिडक्शन होता है, यहाँ पर यह रिडक्शन होता है। यहाँ पर ओवरऑल जो इस सेल में रिएक्शन हो रहा है उस चीज़ को हम सेल रिएक्शन कहते हैं। सो हम इस चीज़ को लिखते हैं कि जो सेल रिएक्शन होता है, पूरे सेल में रिएक्शन हो रहा है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं सेल रिएक्शन। ये जो एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन है उनके हम लेफ्ट साइड को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से होता है यह जेड एन प्लस Cu2 प्लस, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर से 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। सो यह बनेगा अपने पास यह Zn2 प्लस और यह Cu हो जाएगा। सो यह जो है पूरे सेल में यही रिएक्शन होता है। और यह जो रिएक्शन होता है यह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और इसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण ये जो सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हम एक और चीज़ जो सेल के लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है औपनिवेशिक पद्धति में, हम इस चीज़ को समझते हैं। ये जो सेल का फर्स्ट हाफ सेल है और यह सेल का सेकेंड हाफ सेल है। सो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी हम पहले जो लेफ्ट सेल होता है उस चीज़ को लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेल हम इसे लिखते हैं जो सेल के लिए है वो जिंक है, और ये जो जिंक है वो एक सॉलिड है, तो यहाँ से सॉलिड, और ये जिसमें डिप कराया गया हुआ है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो उसके लिए हम लिखते हैं एक वर्टिकल लाइन, और ये जिंक सल्फेट ये जो एक्वस में है तो इसके लिए
एक्वस यूज करते हैं। और सेकेंड पार्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट ब्रिज है तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम 2 वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। और ये जो डिप हुआ है कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में तो इसे होता है कॉपर CuSO4 और ये एक्वस सोल्यूशन। और ये जो सॉलिड स्टेट में कॉपर है तो इसे 1 वर्टिकल लाइन से, और ये होता है Cu और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी लिख लेते हैं। सो स्टैंडर्ड तरीका यह भी होता है ZnS1 वर्टिकल लाइन, और ये जो ZnSO4 है तो इसे हम इस प्रकार लेते हैं Zn2 प्लस, और ये जो एक्वस में होता है तो इसके लिए एक्वस। ये जो दोनों वर्टिकल लाइन है उसी प्रकार से, और CuSO4 के लिए लिखते हैं Cu2 प्लस, और यह एक्वस में होता है तो एक्वस में 1 वर्टिकल लाइन, और ये Cu सॉलिड स्टेट में होता है तो ये सॉलिड के लिए यूज कर लेते हैं। और यह जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है इस प्रकार से हम किसी सेल को लिखकर डिनोट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट यानी लेफ्ट वाले पार्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम राइट वाले पार्ट को लिखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू।